बुक वॉक्सिया में आज हम बात करेंगे द पावर ऑफ नाउ बुक के बारे में। ये बुक लिखी है एकॉर्ड टोले ने। इस बुक में एकॉर्ड टोले ने बताया कि हमें पास्ट और फ्यूचर के बजाय अपने प्रेजेंट पर फोकस्ड रहना चाहिए। तभी हम अपने जीवन को अच्छी तरह से एंजॉय कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बुक समरी। चैप्टर 1। यू आर नॉट योर माइंड, यानी मन आपका सच्चा स्वरूप नहीं है। इस लेसन में ऑथर बताते हैं कि हमारे सभी विचार, हमारी भावनाएं और हमारी सभी प्रतिक्रियाएं कॉन्शियसनेस में ही होती हैं। कॉन्शियसनेस से लेखक का मतलब है आपकी अवेयरनेस से। अपनी आंखों को बंद करके आप अपना सारा ध्यान अपने प्रेजेंट मोमेंट पर लगाइए, उस मूवमेंट पर जिसमें आप जी रहे हैं, न कोई पास्ट न कोई फ्यूचर। ऐसा करने से आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे, आपकी सोच में बदलाव आएगा, आपको किसी भी तरह की कोई टेंशन नहीं होगी, आप में एक तरह की स्थिरता होगी और जब ये स्थिरता आएगी तब आप एक अलग तरह की शांति फील करेंगे। आपको प्रेजेंट की अहमियत को जानना और उसकी शक्ति को पहचानना होगा। आपको ये समझना होगा कि जीवन पास्ट या फ्यूचर में नहीं बल्कि आपके प्रेजेंट में है। लेखक का कहना है कि वो लोग जिनके पास पैसा तो बहुत कम है लेकिन वो अपने जीवन में संतुष्ट हैं, ऐसे लोग उन लोगों से काफी अच्छे हैं जिनके पास धन दौलत तो बहुत है लेकिन सेटिस्फैक्शन नहीं है। हम सब में सोचने और समझने की पर्याप्त क्षमता है। इस क्षमता का उपयोग हम अच्छी चीजों को सोचने में कम और बुरी चीजों को सोचने में ज्यादा करते हैं। हमारे आसपास जितनी भी बुरी घटनाएं होती हैं, जितनी भी बुरी बातें होती हैं, हम बार बार उन्हीं को रिपीट करते रहते हैं, उन्हीं के बारे में सोचते रहते हैं। लेखक कहते हैं कि ऐसा सोचना नेचुरल है, लेकिन अगर आप इन बुरी घटनाओं या बुरी बातों को सोचने की बजाय उनको सही करने के बारे में विचार करें, तो आप मान लीजिए कि आप सही दिशा में जा रहे हैं। आपको इस दुनिया में खुद के होने की खुशी मनानी चाहिए। खुद को पहचानने की आपकी यात्रा का महत्वपूर्ण कदम ये है कि आप अपने अंदर लगातार सीखने की इच्छा बनाए रखिए। आप खुद से ये सवाल कीजिए कि अभी आपके अंदर क्या चल रहा है और उसके लिए आपकी फीलिंग्स कैसी हैं। खुद को पहचानने का ये सबसे अच्छा तरीका है। चैप्टर 2। कॉन्शियसनेस द वे आउट ऑफ पेन, यानी चेतना दुख से परे पहुंचने का मार्ग। हर किसी के जीवन में कुछ ना कुछ दुख तकलीफ जरूर होता है, लेकिन आपने कभी नोटिस किया है कि बहुत सारे दुख तकलीफ तो हमारे खुद से बनाए गए होते हैं। अक्सर आपके अंदर की नेगेटिव फीलिंग ही आपके दुखों का कारण होती है। आपके मन में हमेशा बीते हुए समय की यादें, दुख, तकलीफ और भविष्य की अनिश्चितता को लेकर टेंशन बनी रहती है। लेखक कहते हैं हमें अपने बीते हुए कल और आने वाले कल के बारे में सोचकर परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ अपने प्रेजेंट पर ध्यान देना चाहिए। इस किताब का उद्देश्य आपको वर्तमान की अहमियत का एहसास कराना ही है। वास्तव में जिस बीते हुए समय के बारे में आप सोचते रहते हैं, वो भी कभी आपका प्रेजेंट ही था, और जिस भविष्य को लेकर आप परेशान रहते हैं, वो भी समय आने पर आपका प्रेजेंट बन जाएगा। इसलिए प्रेजेंट का महत्व पास्ट या फ्यूचर से कहीं अधिक है। वैसे अगर हम अपने बीते हुए कल के बारे में ना भी सोचना चाहें, तो भी हमारे बीते हुए कल के दर्द, बुरे अनुभव हमारे अनकॉन्शियस माइंड में रहते हैं। इंसान हमेशा अपने बीते हुए कल का दर्द अपने साथ लेकर चलता है और समय के साथ साथ उसमें और भी दर्द जुड़ते जाते हैं, जिसके कारण पास्ट का कोई छोटा दर्द समय के साथ साथ बढ़ता जाता है। प्रेजेंट मोमेंट में ध्यान न देने का मतलब है कि आप अभी भी अपने बीते हुए कल में ही जी रहे हैं। बीते हुए समय का दर्द आपके आज को प्रभावित कर रहा है। आपको अपने बीते हुए समय के दर्द से छुटकारा पाना होगा। इसके लिए आपको अपने मन की भावनाओं पर ध्यान देना होगा। ऐसा करने से आप अपनी भावनाओं का विरोध नहीं करते, बल्कि उनको स्वीकार करने लगते हैं। वास्तव में आपको ठीक ऐसा ही करना है। आपकी भावनाएं जैसी भी हैं, आपको उन्हें बिना किसी विरोध के स्वीकार करना है। जब आप अपनी भावनाओं का विरोध करना बंद कर देंगे, तो उन भावनाओं की नेगेटिविटी अपने आप ही खत्म हो जाएगी। और जब आप ऐसा करना शुरू कर देंगे, तो आपके बीते हुए कल की भावनाओं का असर आपके आज पर नहीं पड़ेगा। जब आपका मूड खराब होता है, उस समय ये तरकीब बहुत बेहतर तरीके से काम करती है। लेकिन जब आपका मूड खराब होता है, तब आपकी भावनाएं बहुत अधिक तीव्र होती हैं और उन्हें ढूंढ पाना बहुत आसान हो जाता है। इसलिए जब आपका मूड खराब हो, ये तरकीब का इस्तेमाल जरूर कीजिए। जब आप अपने दिमाग से नेगेटिव थॉट्स को निकाल देते हैं, तो आपके जीवन में पॉजिटिव बदलाव आते हैं। इसलिए हमें अपने बुरे समय के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए और ना ही उसके बारे में किसी से बात करनी चाहिए।
हमें अपने वर्तमान में बेफिक्र होकर जीना चाहिए और वर्तमान को ही महत्व देना चाहिए। आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि किसी भी वजह से आपका वर्तमान खराब ना हो। जब आप अपने दुखों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे और वर्तमान में जीना सीख जाएंगे, तो आपका वर्तमान ही आपकी पहचान बन जाएगा। वैसे तो आप हमेशा वर्तमान में ही रहते हैं, लेकिन आपका ध्यान या तो आपके बीते हुए कल पर रहता है या आने वाले कल के लिए परेशान रहता है। प्रेजेंट में जीने वाले हमेशा खुश रहते हैं और अपने जीवन के हर पल को खुलकर एंजॉय करते हैं। हमें अपने मन में आने वाले विचारों और भावनाओं पर नजर रखनी चाहिए। चैप्टर 3, मूविंग डीपली इन द नाउ। वर्तमान में गहन विचरण। एक समय होता है जिसे हम घड़ी में देखते हैं और उसे क्लॉक टाइम कहा जाता है। ठीक उसी तरह एक मनोवैज्ञानिक समय होता है जिसे माइंड टाइम कहा जाता है। क्लॉक टाइम हमें हर समय क्लॉक में दिख जाता है, लेकिन माइंड टाइम हमें दिखाई नहीं देता। ये सिर्फ हमारे माइंड में होता है। जब आप अपने पास्ट के बारे में सोच रहे होते हैं या फ्यूचर के बारे में सोच रहे होते हैं, तब आप माइंड टाइम में जी रहे होते हैं। माइंड टाइम यानी मनोवैज्ञानिक समय में जीने को ही लेखक सभी समस्याओं का कारण बताते हैं। ये मनोवैज्ञानिक समय हमारे प्रेजेंट में नहीं होता, क्योंकि प्रेजेंट में तो हमेशा क्लॉक टाइम चलता है। अगर आप मनोवैज्ञानिक समय में जी रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप अपने प्रेजेंट को बिल्कुल इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं। आप हमेशा अपने फ्यूचर और पास्ट के बारे में इतना सोचते रहते हैं कि आपका प्रेजेंट आपके लिए एग्जिस्ट ही नहीं करता। वास्तव में आप अपने प्रेजेंट में खुश नहीं रहना चाहते और इससे बचकर अपने फ्यूचर की इमेजिनेशन में खो जाते हैं। आप प्रेजेंट को छोड़कर फ्यूचर की ऐसी इमेजिनेशन में चले जाते हैं जहां आपको लगता है कि सब कुछ अच्छा ही होगा। आपको लगता है कि आपका फ्यूचर आपके प्रेजेंट से बेहतर होगा। ब्लेम और रिग्रेट हमेशा पास्ट में रहने का रिजल्ट है, जबकि स्ट्रेस और एंजाइटी फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोचने का रिजल्ट होता है। आप जितना ज़्यादा मनोवैज्ञानिक समय में रहते हैं, उतना ही आपके जीवन में नेगेटिविटी आती है। अगर आप अपनी प्रेजेंट की लाइफ से खुश हैं, सेटिस्फाइड हैं, आप अपनी प्रेजेंट लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप क्लॉक टाइम में जी रहे हैं। लेकिन अगर आप अपने प्रेजेंट लाइफ से खुश नहीं हैं, तो इसका मतलब है कि आप साइकोलॉजिकल टाइम में जी रहे हैं। अपना पूरा ध्यान अपने प्रेजेंट लाइफ पर लगाने से आपकी प्रेजेंट लाइफ आपको बोझ नहीं लगेगी, बल्कि उसे आप इंजॉय करेंगे। आप रिजल्ट की टेंशन बिल्कुल ना करें, सिर्फ और सिर्फ अपने काम पर फोकस कीजिए। जब आप प्रेजेंट की स्थिति को स्वीकार करेंगे और उसमें खुश रहना सीख लेंगे, तो आपके प्रेजेंट की सिचुएशन अपने आप बदल जाएगी। तब आपको अपने जीवन में सुख और शांति का ठहराव महसूस होने लगेगा। चैप्टर 4, माइंड स्ट्रेटजीज फॉर अवॉइडिंग द नाउ। वर्तमान को स्वीकार करने के लिए मन की कार्य योजनाएं। लेखक कहते हैं कि अगर आप अपने प्रेजेंट में पूरी तरह से उपस्थित रहेंगे, प्रेजेंट रहेंगे, तो अपने जीवन के हर पल में आपको अपने होने का एहसास होगा। ऐसे में कहा जा सकता है कि आप समय के बंधन से मुक्त हैं। लेकिन हम में से बहुत से लोग हमेशा ये सोचते रहते हैं कि मुझे तो बहुत सारा कर्ज चुकाना है, अपने परिवार की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करनी है, मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, थक रहा हूँ, तो फिर मैं समय के बंधन से मुक्त कैसे हो सकता हूँ। लेखक ने बताया कि शरीर का नष्ट होना कोई समस्या नहीं है। समस्या तो ये है कि आप अपने वर्तमान में मौजूद ही नहीं हैं, जो आपकी सभी समस्याओं का असली कारण है। समय के बंधन से मुक्त होने का मतलब है अपने बीते हुए समय और भविष्य के मनोवैज्ञानिक जरूरतों से मुक्त होना। कई बार आपके कॉन्शियसनेस में भी चेंज आ सकते हैं और ये केवल आपके साथ नहीं, सभी के साथ हो सकता है। कॉन्शियसनेस में चेंजेस बहुत ज़्यादा परेशानियों के समय सरेंडर करने से आता है। सबसे पहले आपको यह एहसास होता है कि आपका ध्यान आपके प्रेजेंट मोमेंट में नहीं है। इस बात का एहसास होना ही एक बड़ी बात होती है, चाहे ये एहसास आपको कुछ सेकंड के लिए ही क्यों ना हो। कई बार प्रेजेंट मोमेंट में ध्यान लगाने की प्रैक्टिस करते हुए आप बीते हुए समय या फिर फ्यूचर में चले जाते हैं, क्योंकि कोई भी नई चीज़ सीखने में हर किसी को समय लगता है। अनकॉन्शियसनेस दो तरह की होती है, एक सिंपल अनकॉन्शियसनेस और दूसरी डीप अनकॉन्शियसनेस। अधिकांशतः लोग अपनी अनकॉन्शियसनेस में रहते हैं। ये वो अवस्था होती है जब व्यक्ति को अपनी इच्छाओं और आकांक्षाओं का पता होता है। इस स्टेज में हर इंसान अपने अहंकारी मन की बात मानते हैं और उसकी इच्छाएं पूरी करने की कोशिश करते हैं। ये बेचैनी, उदासी और चिंता की स्टेज रहती है। इस स्टेज से छुटकारा पाने के लिए लोग घूमना फिरना, पसंदीदा भोजन करना, अल्कोहल पीना प्रेफर करते हैं। लेकिन जब लोगों की चिंता, उदासी, बेचैनी
बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो वो डीप अनकॉन्शियसनेस में पहुंच जाते हैं। ऐसी अवस्था में व्यक्ति बीमार पड़ सकता है। स्थितियां बद से बदतर हो सकती हैं। सिंपल अनकॉन्शियसनेस को खत्म करने के लिए आपको अपनी मौजूदा स्थिति को स्वीकार करना होगा। आप जैसे भी हैं उसी में आपको खुश रहना सीखना होगा। अगर आप अपनी प्रेजेंट सिचुएशन को बदल सकते हैं तो उसको बदलने के लिए आप जो कर सकते हैं वो कीजिए। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आप नहीं बदल पाएंगे तो कोई बात नहीं। आपकी जो स्थिति है उसमें ही जीना सीख लीजिए। बिना किसी विरोध के अपनी मौजूदा स्थिति को स्वीकार कर लेना ही आत्मसमर्पण कहलाता है। आत्मसमर्पण करने में बहुत शक्ति है, ये कोई कमजोरी नहीं है। आत्मसमर्पण करने से आपकी मौजूदा स्थितियां खुद ही ठीक होने लगती। चैप्टर 5, द स्टेट ऑफ प्रेजेंस, जागृत उपस्थिति की स्टेज। प्रेजेंट को समझने के लिए आप अपनी आंखों को बंद कीजिए और ध्यान दीजिए कि आपका अगला विचार कौन सा है। अपने मन में अगले विचार के आने तक का इंतजार कीजिए। जब तक कि आपके मन में अगला विचार नहीं आता तब तक आप अपने प्रेजेंट में उपस्थित हैं, यानी इस समय आपकी कॉन्शियसनेस बहुत ही हाई लेवल पर है। जैसे ही आपके कॉन्शियसनेस का लेवल थोड़ा लो होगा, कोई ना कोई विचार डेफिनेटली आपके मन में आ जाएगा। एक विचार आने के बाद आपके मन में और भी विचार आने लगेंगे और इस स्थिति में आप प्रेजेंट में उपस्थित नहीं रह पाएंगे। इस समय तक आप विचारों की दुनिया में खो चुके होंगे। अगर आप सच में प्रकृति का चमत्कार देखना चाहते हैं तो अपने प्रेजेंट में देखिए, क्योंकि हमारे आसपास हर समय कुछ न कुछ अद्भुत हो रहा होता है, लेकिन हमारा मन उसको देखने लायक जागरूक नहीं रहता। छोटे छोटे बच्चों को कभी खेलते हुए देखिए, जब हमारी नज़र उन पर पड़ती है तो हमारा मन खुशी से भर जाता है। वर्तमान बहुत खूबसूरत है, बस हमें उसे महसूस करना आना चाहिए। हर सही चीज़ का इंतज़ार करना भी आपके मन में कॉन्शियसनेस पैदा करता है। और आपने तो सुना ही होगा कि सब्र का फल मीठा होता है। वैसे भी अगर रिजल्ट अच्छा मिलना है तो इंतज़ार करना भी अच्छा लगता है। अपने मन को जागृत कीजिए और इस दुनिया की खूबसूरती को महसूस कीजिए। लेखक कहते हैं कि प्रकृति ने हम सबको कोई ना कोई स्पेशल नॉलेज, पावर या एबिलिटी दी है, लेकिन हम में से 99% लोग इनको पहचान ही नहीं पाते। लेकिन जिन लोगों को इस पावर की नॉलेज हो जाती है वही इस दुनिया पर राज करते हैं। जिस बॉडी को आप देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, वो आपको अस्तित्व में नहीं ले जा सकती। आपको लाइफ को अंदर से महसूस करना होगा। अवेयर होने के लिए आपको अपने दिमाग को फिर से जागरूक करने की ज़रूरत है। यह आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में सबसे महत्वपूर्ण कामों में से एक है। ऐसा करने का बहुत ही प्रभावी तरीका है खुद को ध्यान में लगाना। आंखें बंद करके अपनी बॉडी पर ध्यान दीजिए और अंदर से ये महसूस कीजिए कि आपकी बॉडी के साथ साथ आपकी आत्मा भी जीवित है या नहीं। खुद को अंदर से महसूस कीजिए, अपनी बॉडी के हर हिस्से को महसूस कीजिए। अगर आपको अपने शरीर में ऊर्जा महसूस होती है तो ये जीवन को अनुभव करने जैसा होगा। अपने अंदर के शरीर की भावना पर अपना ध्यान कंसंट्रेट कीजिए। जितना अधिक ध्यान आप देंगे, आपकी फीलिंग्स उतनी ही अधिक स्ट्रांग और क्लियर होगी। जो भी आप फील कर सकते हैं उस पर ध्यान दीजिए। प्रकृति के साथ संपर्क में रहिए। आप अपनी बॉडी के अगेंस्ट जाने की बिल्कुल कोशिश मत कीजिए। जिस बॉडी को आप असली समझते हैं और टच कर सकते हैं, वास्तव में वो आपकी आत्मा का एक पहनावा है। आपके एक्सटर्नल बॉडी के अंदर एक इंटरनल बॉडी है जो आपको जीवन देता है। अपने इनर बॉडी से ही आप उस अंतरात्मा के साथ संपर्क में आते हैं जो ना तो जन्म लेता है ना मरता है। अपने इनर बॉडी के साथ ही आप उस अंतरात्मा के साथ एक हो सकते हैं। आपका काम हमेशा अपने इनर बॉडी से टच में रहना है, उसे महसूस करना है। ऐसा करने से आपकी लाइफ बदल जाएगी। जितना ज़्यादा आप इनर बॉडी पर ध्यान देंगे, उसकी एनर्जी उतनी ही ज़्यादा इन्हेंस होती रहेगी। जब आप एनर्जी के इतने हाई लेवल पर होते हैं तो किसी भी तरह की नेगेटिविटी आपको प्रभावित नहीं कर सकती। चैप्टर 7, पोर्टल्स इनटू द अनमैनिफेस्टेड। इस चैप्टर में लेखक ने कुछ ऐसी एक्टिविटीज के बारे में बताया है जिनसे आप अपनी एनर्जी गेन कर सकते हैं। इसके लिए आप अपने हाथ और पैर में स्पेशल एनर्जी फील कीजिए, लेकिन हाँ, इसके लिए आपको ध्यान लगाने की ज़रूरत है। दिन के 24 घंटे में कम से कम 15 मिनट आप अपने ध्यान लगाने को जरूर दीजिए। ये श्योर कीजिए कि कोई बाहरी प्रॉब्लम या कोई बाहरी इंटरफेरेंस आपका ध्यान न तोड़े। एक चेयर पर रिलैक्स होकर बैठिए और अपने बैकबोन को बिल्कुल स्ट्रेट रखिए। ऐसा करने से आपके अंदर सतर्कता का विकास होगा। अपनी आंखें बंद कीजिए और कुछ गहरी सांसें लीजिए। अपने पेट पर ध्यान केंद्रित कीजिए और सांसों को फील कीजिए। फिर पूरी तरह से आंतरिक जागरूकता महसूस कीजिए।
अपने दिमाग के विजुअलाइजेशन पावर को यूज़ कीजिए। किसी फीलिंग, इमोशन या पिक्चर पर कंसंट्रेट कीजिए। अंदर से ये महसूस कीजिए कि अब आप शांति में हैं। कुछ वक्त के लिए दुनिया से पूरी तरह से डिस्कनेक्ट हो जाइए और सिर्फ अपने आप में खो जाइए जब तक आपके मन की परेशानी खत्म न हो जाए। इस प्रोसेस को करते रहिए। लेखक बताते हैं कि आप एक ऐसी नींद लीजिए जिसमें सपने ना आते हों। इस तरह से आप रात में भी एक अद्भुत जर्नी पर होते हैं और एक एनर्जी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। इस प्रोसेस से आप में चेतना आती है। हो सकता है कि आपको लगे कि सपने देखना बहुत अट्रैक्टिव होता है, लेकिन लेखक का कहना है कि सपने देखकर आप मुक्ति नहीं पा सकते। अपने दिन का कुछ समय साइलेंस में बिताइए, क्योंकि जब आप शांत रहते हैं, तब आपकी आत्मा बोलने लगती है। ये एक आंतरिक भावना है जिसमें ध्वनि, संगीत, गीत सब कुछ होते हैं, लेकिन आपको ये सब सुनने के लिए शांत रहना सीखना होगा। जब अचानक आप कोई बात करते हुए चुप हो जाते हैं, तो आप उस वक्त ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि आपके अंदर उस बात की सच्चाई के लिए उस समय द्वंद्व चलने लगता है। तो आप समझ नहीं पाते कि आप क्या बोलें, इसलिए अपने अंदर की आवाज़ सुनने का सबसे अच्छा रास्ता है शांत रहना। चैप्टर 8, एनलाइटेड रिलेशनशिप, यानी आत्मज्ञानपूर्ण संबंध। लेखक बताते हैं कि इस दुनिया में हमारे रहने का एक ही सहारा है, और वो होते हैं हमारे रिश्ते। माँ बाप से, भाई बहन से, दोस्तों से। लेखक कहते हैं कि अगर आप सच में अपने मन को जागृत करना चाहते हैं, तो इसके लिए रिश्तों से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। अधिकांश लोग फिजिकल प्लेजर या साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन का पीछा करते हैं, क्योंकि उनका मानना होता है कि इन चीज़ों से उन्हें खुशी मिलेगी और उनके अंदर का डर खत्म हो जाएगा। लोगों का सोचना होता है कि जो मैं चाहता हूँ वो मिल जाए तो मुझे खुशी मिलेगी, लेकिन वास्तविक शांति, खुशी रिश्तों की पूर्णता में होती है। अगर आप अंदर से अच्छा महसूस करेंगे तो बाहर से भी खुश रहेंगे, और ऐसा तब होगा जब आप अपने हर रिश्ते को खुलकर जीने का मौका देंगे। जब आप किसी को दिल से चाहते हैं लेकिन उसकी इच्छाओं को नज़रअंदाज करते हुए अपनी इच्छाएं उस पर थोपते हैं, तो ये रिश्ते मजबूरी के रिश्ते बन जाते हैं। और अगर एक बार किसी भी रिश्ते में नफरत ने जगह बना ली, तो वहां पर प्यार का रह पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए रिश्तों को खूबसूरत बनाने के लिए रिश्तों में से नेगेटिविटी को खत्म करना होगा। चैप्टर 9, बियॉन्ड हैप्पीनेस एंड अनहैप्पीनेस देयर इज पीस, यानी प्रसन्नता और अप्रसन्नता के परे शांति। क्या आप वास्तव में जानते हैं कि नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी है क्या? कोई भी फीलिंग हमारे अंदर के झूठ और सच का एक क्लियर आईना होता है। जब ये आईना झूठ बोलता है तो नेगेटिव फीलिंग्स दिखाई देती है, और जब ये सच बोलता है तो गहराई, विनम्रता और करुणा जैसी भावनाओं को सामने लाता है, जिससे हम और भी ज्यादा वास्तविक बन जाते हैं। जब भी हम कोई काम करते हैं तो हमेशा उस काम के बारे में अच्छा ही सोचते हैं, लेकिन लेखक का कहना है कि अगर आपका अच्छा सोचने के बाद भी अगर कुछ बुरा हुआ है, तो आपको ये स्वीकार करना चाहिए कि जरूर आपने वहाँ कुछ गलती की है। ये आपके लिए सबक है, इसलिए हमेशा अपने अंदर की अच्छाइयों और बुराइयों पर ध्यान दीजिए और कोशिश कीजिए कि हर नेगेटिव चीज़ जड़ से खत्म हो जाए। लेखक कहते हैं कि जब आप अपनी अच्छाइयों पर ध्यान देते हैं, तो आपके अंदर एक अद्भुत शक्ति जागृत होती है, जो आपको सही रास्ता दिखाती है। अगर किसी के जीवन में बुरी चीज हो रही है, तो उनके जीवन में अहंकार होता है। लेखक इसे नाटक बताते हैं और ये भी बताते हैं कि अगर आप पहले से जागरूक होते, तो आपके साथ ऐसा हो ही नहीं सकता। आपका अहंकार आपको अच्छे काम करने से रोकता है और सच्चाई से आपको दूर रखता है। जब हमारे अंदर आत्मविश्वास की कमी होती है, तभी हमारे अंदर परेशानी और अहंकार का जन्म होता है, जिसके कारण व्यक्ति संघर्ष और शारीरिक हिंसा करने लगता है। इससे हमारे अंदर बहुत सी बीमारियां जन्म ले लेती हैं, जो ऊर्जा के प्रवाह में बैरियर बनती हैं। जब हमारे अंदर अहंकार और निराशा आ जाती है, तो हमारा जीवन अस्थिर हो जाता है। हम सिर्फ अपने आप को ही इम्पोर्टेंस देने लगते हैं। जीवन में कैसी भी परिस्थितियां आए, कैसी भी परेशानियां आए, उनको आसान और हल्की स्थिति के रूप में स्वीकार करना चाहिए। ये पूरी तरह आपके अपने अंदर की आवाज़ पर डिपेंड करता है। अगर आप अपने आंतरिक मन में सुधार कर सकते हैं, तो बाहरी रूप से भी बहुत सुधार होता है। लेकिन इसके लिए सभी कामों को करते वक्त आपका खुश रहना बहुत ज़रूरी है। खुश रहने का एक ही तरीका है, और वो है अंदर से खुशी महसूस करना। सच चाहे जो भी हो, जितना भी कड़वा हो, उसे स्वीकार कीजिए और उसके साथ जीवन जीने की कोशिश कीजिए। इससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। लेकिन लेखक ये भी कहते हैं कि कभी-कभी नेगेटिविटी भी अच्छी होती है, क्योंकि ये हमारे अंदर के गुस्से को पॉजिटिव रूप से बढ़ाती है और काम करने की इच्छा डेवलप करती है।
चैप्टर 10 द मीनिंग ऑफ सरेंडर। हम में से बहुत से लोग जब अपनी परेशानियों का सामना नहीं कर पाते हैं तो उसके आगे सरेंडर कर देते हैं। इसके रिजल्ट भी बहुत नेगेटिव हो सकते हैं। आप जिस स्थिति में खुद को पाते हैं उसी को अपना लेते हैं तो इसका मतलब है कि आपने हालातों से समझौता कर लिया। आत्मसमर्पण पूरी तरह से आंतरिक घटना है, इसका बाहरी एक्टिविटी से कोई मतलब नहीं है। आप सरेंडर को नेगेटिव नहीं लीजिए। अगर आपने किसी चीज़ को छोड़ने का या गिव अप करने का मन बना लिया है, तो आप अपने आप से ये बिल्कुल मत कहिए कि मैं ये नहीं कर सकता, बल्कि ये कहिए कि इस काम को छोड़ने में इस समय कोई बुराई नहीं है। मैं एक बार फिर से पूरी तैयारी के साथ इस काम को शुरू करूंगा। इस स्थिति में आप अपने क्रोध, निराशा, नाराजगी को दूर रखिए और खुद से कहिए कि अभी सही रिजल्ट आने में वक्त है। तब तक मैं खुद को और अच्छे रिजल्ट के लिए पूरी तरह से तैयार कर लेता हूँ। जब भी आपके दिमाग में पॉजिटिव थॉट्स का फ्लो होता है, तब आप आध्यात्मिक स्तर पर सोचना शुरू कर देते हैं। लेखक बताते हैं कि अपने अंदर के विचारों की ऊर्जा को महसूस कीजिए। अपना पूरा ध्यान अपने विचारों पर कंसंट्रेट कीजिए और अपने टारगेट को क्लियर कीजिए। आपको अपनी लाइफ में अपना लक्ष्य पता होना चाहिए। आपके लक्ष्य को प्राप्त करने में आपकी फैमिली का बहुत बड़ा सपोर्ट होता है। इसलिए आपको अपने सभी रिश्तों को प्रेजेंट में ही जीना चाहिए। अपने अहंकार को रिश्तों से दूर रखना चाहिए। किसी भी रिश्ते में एक व्यक्ति आज में जीता है और दूसरा पुराने तरीके से अपना जीवन बिताना चाहता है। तो ऐसे में रिश्तों को निभा पाना मुश्किल हो जाता है। रिश्ता चाहे माँ बाप का हो, भाई बहन का हो या और भी कोई रिलेशनशिप, हर रिश्ता दो लोगों की सहमति से ही स्मूथ बना रहता है। हमेशा अपने अंदर की आवाज़ सुनिए और सामने वाले की इच्छा का सम्मान कीजिए। हमारे अंदर की निराशा, अहंकार और तनाव हमारे शरीर को बुरी तरह बीमार कर देता है। इसलिए आपको कोशिश करते रहना चाहिए कि हमेशा अपने विचारों को जागृत करें और अपनी बीमारी को जागरूकता में बदलें। हमेशा ऐसे लोगों के साथ रहें जो महत्वाकांक्षी हों, जिनके विचार क्लियर हों, जो अपने दिमाग से ओपन हों। कई बार ऐसा होता है कि हमारे दिमाग में बहुत उथल पुथल चल रही होती है और लाख कोशिश करने के बाद भी कुछ भी सही नहीं होता है। इस कारण हमारा बहुत नुकसान भी हो जाता है। ऐसी स्थिति में लेखक कहते हैं कि आपको सरेंडर कर देना चाहिए। इससे आप अपने दिमाग में उस वक्त शांति का अनुभव करेंगे और आगे की प्रोसेस को अच्छे से समझने के लिए तैयार हो पाएंगे। इसे परिस्थिति से भागना नहीं कहते, बल्कि खुद को तैयार करने के लिए कुछ समय मांगना कहते हैं। वास्तव में अगर आपको कोई लड़ाई खत्म करनी है तो पहले आपको अपने अंदर की लड़ाई को खत्म करना होगा, ताकि मुकाबला बराबरी का हो सके। अपने अंदर शांति का अनुभव कीजिए और सोचिए कि सब अच्छा हो रहा है। ऐसा कोई काम नहीं है जो मैं नहीं कर सकता। अंत में हर किसी का सबसे बड़ा सहारा ईश्वर ही होता है। जब आपको कोई रास्ता नजर ना आए तो सब कुछ उस ऊपर वाले पर छोड़ दीजिए, इस विश्वास के साथ कि ईश्वर जो करेंगे वो आपके लिए सबसे अच्छा ही होगा। आप सिर्फ खुद को खुश रखिए ताकि आपको देखकर दूसरे भी खुश रहें। जब आपको ये एहसास हो जाता है कि आपका मन ही आपके दुखों का कारण है, तो आपको खुद को उससे अलग कर लेना चाहिए। इसके लिए आपको अपने मन का ध्यान रखना होगा और खुद पर इसके नियंत्रण को कम करना होगा। अगर आप ये सोचिए कि आपके मन में आने वाला अगला विचार कौन सा होगा, तो ऐसा करने से आपके मन में चल रहे विचारों पर आप रोक लगा सकते हैं और मन में चल रहे विचारों पर रोक लगाने से आप खुद पर ध्यान दे पाएंगे। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपको अपने प्रेजेंट को पूरी तरह से एंजॉय करने के लिए क्या करना चाहिए।